हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मुकेश टेक एजुकेशन में स्वागत है। मैं मुकेश चौरसिया एक बार फिर से आपके सामने क्लास 12 पहला अध्याय वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जहां पर हम लोग पढ़े थे वैद्युत क्षेत्र की अच्छी स्थिति समझे हुए थे। आज हम डिस्कस करेंगे निरक्षीय स्थिति होती क्या है। वैद्युत आवेश की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण हम कैसे करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हम फर्स्ट डेरिवेशन देखे थे अच्छी स्थिति का। अब हम देखेंगे सेकंड डेरिवेशन निरक्षीय स्थिति का। चलिए जी समझते हैं हम। यहाँ पर इसका चित्र कैसे बना हुआ था। ये दो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण थे, ये एक माइनस क्यू था, एक यहाँ से प्लस क्यू था। इसका मध्य बिंदु O मान लीजिए और दूरी कितनी थी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी, 2L इसकी दूरी थी। हम समझते हैं आगे। अब करेंगे क्या, माइनस क्यू प्लस की दो द्विध्रुव हो गया, इसका मध्य बिंदु O हो गया, इसकी कुल दूरी क्या थी, 2L थी। और हम सीखे क्या थे, अगर अक्षीय की बात करेगा तो हम इसके अक्ष पर इसको हम दर्शाएंगे। ये कह रहा निरक्षीय, मतलब इसके हम अक्ष पर नहीं दर्शाएंगे। हम कहाँ दर्शाएंगे, ऊपर, कहीं पर भी ऊपर बिंदु नीचे हम दर्शा सकते, क्योंकि ये कह रहा निरक्षीय मतलब बिना अक्ष वाला। तो ये मान लीजिए क्या हो गया, हमारा P हो गया। और क्या किए, दोनों को आपस में क्या कर रहे हैं, मिला दें। दोनों को क्या करें, आपस में मिला दें। अब करना क्या है, ये जो P है, P से O तक की दूरी क्या मान लिए हम, P से O तक की दूरी क्या मान लिए कि ये स्मॉल r हो गई। चित्र तो उसी तरह है, सिर्फ अंतर क्या है, यहाँ पर अक्ष को छोड़कर किसी दूसरी जगह बिंदु की तीव्रता हमको ज्ञात करना है। अब यहाँ देखते हैं प्लस क्यू है, तो इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होगी। हम इससे पहले वाले लेक्चर में आपको बता चुके हैं। ये क्या होगा, ये हो जाएगा E1 और माइनस क्यू मतलब इसी की ओर होगी, ये इसी की ओर होगी। ये क्या हो गया आपका, यहाँ से E2। अब मानिए यहाँ पर एक थीटा ये है कोण, एक थीटा ये कोण है, और ये दोनों थीटा मिलाकर क्या बना देंगे, यहाँ पर 2 थीटा का कोण का क्या कर देंगे, निर्माण कर देंगे। क्लियर है। अब करना क्या है, हमको बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण करना है। क्या जाने, दो बिंदु वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण थे, माइनस क्यू प्लस क्यू, जिसकी लंबाई 2L थी। हम अक्ष को छोड़कर एक ऊपर बिंदु, क्योंकि किसकी बात कर रहा है, निरक्षीय की बात कर रहा है, बिंदु पर क्या किए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण हमको करना है। ये प्लस क्यू है, इसलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की तरफ है, मतलब दूर जा रही है। माइनस क्यू है कि इसी तरफ इसी की ओर आ रही है। अगर मान लीजिए इसकी पूरी लंबाई 2L है, तो इसकी लंबाई L और इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, L हो जाएगी। क्लियर है। चलिए ध्यान दीजिए, अगर इसको मान लीजिए बिंदु A मान लीजिए, इसको मान लीजिए B मान लेते हैं। ठीक है, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें करेंगे क्या, अगर हमको AP की वैल्यू निकालना हो और BP की, कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। इसका L समान है, इसका R समान है, इसका भी L समान है, R भी वही चीज़ है। मतलब अगर हम इसको अलग करें तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह फिगर बनेगा, इसका R इसका L। अगर इसको अलग करें तो इसका फिगर इस तरह बनेगा, ये R और L। तो आप देख सकते हैं सब सेम ही है, सिर्फ क्या निकालना हमको, ये है A, ये है P, ये है B, ये है P। आप देख सकते हैं इसका हमने अलग अलग आपको समझाने के लिए यहाँ पर बता दिया है। आप देखिए L, इसका भी आधार L है, इसका भी आधार L है, इसका भी लंब R है, इसका भी लंब R है। तो इसका जो कण निकलेगा, क्या कण, इसका समान नहीं निकलेगा, इसका जो कण निकलेगा वो भी क्या निकलेगा, समान निकलेगा। कैसे, आप देखिए, इसका जो AP बराबर BP, मतलब जो AP की लंबाई और जो BP की लंबाई की दोनों क्या आएगी, सेम आएगी। रीजन्स क्या है, कारण क्या है कि इसका लंब, इसका आधार, इसका लंब दोनों समान है। तो क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस थ्योरम से लगाएंगे, कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। जब इसे करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये अंडर रूट के अंदर आएगा, ये आ जाएगा R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। ये क्या निकला हमको, AP बराबर BP। ये कैसे निकला, आप देख सकते हो। अगर हम इसका स्क्वायर करें कण का, तो ये क्या दिख रहा है आपको, ये कण दिख रहा है। तो अगर कण का स्क्वायर करेंगे तो लंब कितना है, R स्क्वायर, आधार कितना है, L स्क्वायर। जब स्क्वायर उधर भेजें क्या बन जाएगा, अंडर रूट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अंडर रूट में। तो बात तो वही हुई, समझ में आया।
यहाँ से क्या निकला AP बराबर BP। तो इसको कैसे लिखेंगे, माना कैसे लिखेंगे, माना एक वैद्युत द्विध्रुव -Q + Q आवेश से मिलकर बना हुआ है। आपके स्क्रीन पर आ रहा है, आप देखकर इसको रोक कर लिख सकते हैं। माना एक वैद्युत द्विध्रुव -Q + Q से मिलकर बना हुआ है, जिसकी लंबाई 2L है और इसके मध्य बिंदु O से बिंदु P से दूरी R है या की दूरी R है, जिस पर बिंदु P पर निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण करना है। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उसको रोक कर इसका लैंग्वेज लिख सकते हैं। हम आगे चलते हैं, ठीक है। एक एक पॉइंट समझ में आने वाला है। अच्छा, यहाँ क्या करेंगे, वही चीज़ निकालेंगे E1। आप देख लीजिए E1 दोनों का कण क्या है, सेम ही है, आप देख लीजिए। अच्छा, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ से क्या निकला, ये निकला था क्या, R² + L²। यही तो निकला था, इधर क्या निकला था, R² + L²। और हम आपको सूत्र पता होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, E बराबर 1/4πε0 Q/R²। क्लियर है। इसकी वैल्यू अंडर रूट में निकली थी ना, इसकी वैल्यू किस में निकली थी, अंडर रूट में। ये देखिए निकला नहीं, अभी इसको लगा दीजिए 1/4πε0 Q/, यहाँ पर जब R², तो R क्या है आपका, ये है, तो क्या निकल गया यहाँ से। तो R इसको मत समझिएगा, ठीक है, जो निकला वही है। दूरी से कह रहा ना, A से P तक की दूरी आपको, तभी तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे आप लोग। तो P से पूछ रहा था क्या हो जाएगा, ये जब R² होता है, स्क्वायर से ये अंडर रूट क्या होगा, कट जाएगा, तो बचेगा क्या, केवल बचेगा R² + L²। ऐसे ही निकाल लीजिए E2 क्या होगा, 1/4πε0 Q/R² + L²। क्लियर है। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ध्यान आपको क्या देना है कि -Q नहीं देखना है, ना तो +Q देखना है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदैव किसमें होती है, धनात्मक में होती है, ठीक है। अतः बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए इसको समझते हैं। यहाँ से है क्या, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए आपको एक फार्मूला हम लिखवा दे रहे हैं, आप वो फार्मूला याद कर लीजिएगा, ठीक है। इस फार्मूले के आधार पर हम इसको पूरा डिराइव करेंगे, ठीक है। हम कोई फार्मूला लिख देते हैं, चलिए देखते हैं। चलिए हम फार्मूला लिख दिए हैं, E² बराबर E1 का स्क्वायर + E2 का स्क्वायर + 2E1 E2 cos 2θ। यहाँ पर cos 2θ क्यों लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पर एक थीटा ही थीटा समाप्त 2θ। क्लियर है। चलिए यहाँ पर रखते हैं। आज इसको करने से पहले क्या करेंगे, आप देखिए यहाँ E1 है, यहाँ E2 है, और हम देख सकते हैं क्या कि E1 E2 दोनों आपस में बराबर हैं, तो हम लिख सकते हैं E1 = E2। तो जहाँ E2 है वहाँ क्या लिख देंगे, E1 लिख देंगे। क्या लिख देंगे हम, E1 लिख देंगे। लिख दीजिए E1 का स्क्वायर, यहाँ E2 यहाँ लिख दीजिए E1 का स्क्वायर + 2E1, यहाँ भी E2 है, ये E2 है, यहाँ लिख दीजिए E1, ठीक है। जहाँ E2 है वहाँ E1 लिख दे रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं दोनों आपस में तीव्रताएं बराबर हैं। बराबर नहीं करेंगे तो हमारा इसका डेरिवेशन नहीं आ सकता, ठीक है। यहाँ कर दिया cos 2θ। अब देखते हैं, देखिए एक E1 तो क्या लिखेंगे, 2E1 का स्क्वायर। तो देखिए 1 E1 यहाँ इंटू में है, यहाँ प्लस में था तो जुड़ गया था, यहाँ इंटू में है तो क्या हो जाएगा, E1 का स्क्वायर। यहाँ बचेगा cos 2θ, यहाँ क्या चल रहा है, E²। क्लियर है। तो E² बराबर यहाँ से 2E1, यहाँ से 2E1 कॉमन मिल रहा है, यहाँ से 2E1 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा प्लस, ये बाहर आगे बचेगा cos 2θ। क्लियर है। चलिए थोड़ा हम उसका ऊपर वाला रफ कर देते हैं, ऊपर लिखते हैं, ठीक है। चलिए हम ऊपर वाला रफ कर दिए हैं, यही चीज़ आया था, इसको ऊपर करते हैं। ये लिखा है E², यहाँ देखिए 2E1 का स्क्वायर, यहाँ देखिए ये cos 2θ है, हमको इसमें cos 2θ का ऐसा फार्मूला लगाना है कि ये 1 जो दिख रहा है ये 1 हट जाए। तो आप क्लास 10th में cos 2θ के 3 फार्मूले पढ़े हुए हैं, तो एक फार्मूले हम इसका यहाँ पर लगा देते हैं। कैसे, 1 +
कॉस थीटा का एक फार्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 होता है। होता कि नहीं होता? यहाँ से 1 से 1 कट गया, कितना बचा, ई स्क्वायर 2e1 का स्क्वायर, यहाँ बचा ब्रैकेट में 2 cos स्क्वायर थीटा, तो कितना हो जाएगा, 2 2 4 e1 का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, तो ई स्क्वायर, ये स्क्वायर है, जब हम इधर भेजेंगे तब बन जाएगा किसमें, अंडर रूट में, किसमें बन जाएगा ये, अंडर रूट में, तो यहाँ आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा। तो ई कितना निकला, ये 4 किसका वर्ग होता है, 2 का, e1 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, बचेगा e1, cos स्क्वायर से अंडर रूट कर देते क्या बचेगा, cos थीटा। ये क्या आया, ये हमारा अभी ई आया, कितना आया, ई आया। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से e1 की वैल्यू हम रख देंगे, कहाँ से, स्टार्टिंग में जब लगाए थे e1 और e2, तो वहाँ से e1 की वैल्यू यहाँ रख देंगे, लेकिन अभी हमें cos थीटा नहीं पता है, तो cos थीटा हम निकालेंगे कैसे, तो देखते हैं यहाँ से, यहाँ देखिए निकाल रहे हैं, cos थीटा कैसे निकालेंगे, कोई भी त्रिभुज जाए, ये त्रिभुज ले लीजिए, ये त्रिभुज ले लीजिए, तो त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज AO या POB, कितना, कोई भी ले लो, POB, त्रिभुज POB में cos थीटा, और cos थीटा बराबर, cos थीटा ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू रखना है। cos थीटा होता क्या है, हम जानते हैं, होता है आधार बटे आपका कर्ण होता है। आधार कितना है बताइए, आधार कितना दिख रहा है आपको, आधार कितना है, L है, कर्ण कितना है, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये कितना आया, cos थीटा, cos थीटा की वैल्यू ये आ गई, उठा के यहाँ रख दीजिए, चलिए रखिए, तो E बराबर 2 इंटू, इसकी वैल्यू कितनी थी E1 की, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन ब्रैकेट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, आप देख लीजिएगा पीछे, इसकी वैल्यू थी E1 की, ठीक है, cos थीटा की वैल्यू यहाँ से निकली, क्या हो गया, L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, क्लियर है। चलिए यहाँ समझते हैं, इसको हटाते हैं, यहाँ समझते हैं, E बराबर देखिए 2QL, इसको इंटू करा दीजिए, 2QL एक साथ लिख देते हैं, और इसको समझते हैं 4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ से देखिए R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट वाले को अंडर रूट वाले लिख सकते हैं, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की घात 1/2, क्योंकि अंडर रूट का मतलब होता है घात 1/2, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। चलिए इसको यहाँ पर करते हैं, आगे करते हैं, तो ये 2QL होगा क्या, इसके जगह क्या लिख देंगे हम, P लिख देंगे, क्या लिख देंगे हम, P, क्यों, क्योंकि जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है P = 2QL, तो यहाँ आएगा E बराबर P/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये देखिए सेम दिख रहा है, और बीच में क्या है, गुणा में, और गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, यहाँ पर इसकी घात 1 है, यहाँ पर घात कितनी, 1/2 है, जब 1 और 1/2 को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 1 3, 3/2, तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की घात 3/2, यहाँ देखिए 3/2, क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों सेम दिख रहा है, आधार में जब आधार सेम होता है तो गुणे में घातें जुड़ जाती है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1/2 है, जब 1 और 1/2 को जोड़ोगे 3/2 आ जाएगा, क्लियर है। यहाँ समझते हैं होगा क्या, तो 1 यहाँ लिख सकते हैं, इंटू ना लिखना कोई बात नहीं, आप ऐसे कर दीजिए, ठीक है। E बराबर P/4 पाई एप्सिलॉन 0, और हमने आपको बताया था R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो वैद्युत द्विध्रुव है बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा, देखिए इतनी बड़ी दूरी थी, इसको आधा आधा कर दिया गया, ये बहुत छोटा है, किसकी अपेक्षा, R की अपेक्षा ये बहुत ज़्यादा छोटा है। तो हमने क्या बताया था कि क्या बताया था यहाँ पर, बताया यही था कि R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर, किसके लगभग में आ जाएगी, R स्क्वायर के मान के लगभग में आ जाएगी, ठीक है, ये R स्क्वायर है, तो जहाँ पर ये है वहाँ क्या रख देंगे, R स्क्वायर, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपॉन, यहाँ पर क्या लिख देंगे, R स्क्वायर, अब बाहर क्या दिख रहा है, 3/2, मतलब 3 की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपॉन R क्यूब, यही क्या आया आपका,
यही क्या है, आपकी निरक्षीय स्थिति का निगमन आ गया। तो आप देख सकते हैं कि हम सिंपल भाषा में पहले अच्छीय था तो हम अक्ष पर ज्ञात किए थे, निरक्षीय कह रहा तो बिंदु हम ऊपर ज्ञात कर लिए, फिर सभी फॉर्मूले यूज कर दिए। एक फॉर्मूले यहाँ पर था, उस फॉर्मूले को हम यूज कर दिए, फिर वहाँ से E1 E2 की जगह पर हम E1 लिख दिए और कास्ट थीटा निकाल लिए, रख दिए वैल्यू, सॉल्व करते चले आए, हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हुआ। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो हम मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।